तुम जब भी कभी वापस आओगी, मेरे बिस्तर की सलवटें तुम्हारी मुंतज़िर होंगी फ़ाहिमा। इसने फ़ाहिमा के हाल के पुश्त पर बोसा दिया था। बाखुदा तुम्हारे अंदर इस दुनिया से अलहदगी के सिवा कोई बुराई नहीं फ़ारस। फ़ाहिमा दर्जन दरख्तों की शाखों और पत्तों से बने छोटे से घर में फ़ारस के बिस्तर की सलवटें सवा रही थी। तुम्हारी दुनिया कचरे का बहुत बड़ा ढेर है, जहाँ मौजूद ख्वाहिशात का छिलका इस गंदगी में इंसान को नसाता ही चला जाता है। फ़ारस, हमारे इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, इसका फ़ैसला हम खुद करते हैं। हम इंसान अपना माहौल खुद बनाते हैं। मेरी बातें तब तक तुम्हें समझ नहीं आ सकती फ़ाहिमा, जब तक तुम इस ढेर में धंस कर खुद को गर्द आलूद नहीं कर लेती। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा हो? मेरे चाहने से कुछ हो सकता होता तो मैं तुम्हें इस वीरान जंगल में हमेशा के लिए कैद कर लेता, जहाँ तुम तमाम उलझनों, जिम्मेदारियों, रस्म रवाज की जंजीरों और मालियत परस्ती से बिल्कुल आज़ाद होती। और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम आज़ाद हो जाओगी, क्योंकि तुम नेचुरल हो, और नेचर को सुकून सिर्फ नेचर से ही मिलता है। इसके हाथों की गिरफ्त महसूस करते हुए वो एकदम ख्यालात की दुनिया से निकल आई थी। इसका मतलब है फ़ाहिमा कि तुम इस मिशन के लिए मेंटली तैयार हो। मार्क ने दफ्तर में आते ही एक नज़र दफ्तर में मौजूद सादा लबास में बलबूस फ़ाहिमा पर डाली, जिसके चेहरे के तासरात अभी भी कोई और कहानी ही सुना रहे थे। देखो फ़ाहिमा, मुझे नहीं पता कि कबीर ने इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब ही क्यों किया, और ना ही मैं ये सब जानने में कुछ दिलचस्पी रखता हूँ। इस मिशन के लिए इब्तदाई तौर पर किसी लड़की का इंतखाब करना कबीर की ज़िम्मेदारी थी, और इसने तुम्हें यहाँ भेज कर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। इन कागजात पर दस्तखत के बाद तुम बाकायदा तौर पर इस मिशन का हिस्सा बन चुकी हो। मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग से हर चीज़ को निकाल कर सारा फोकस इस मिशन पर रखो। फ़ाहिमा सामने बैठे माँ की बातें सुनते हुए सिर्फ हाँ में सर हिलाती जा रही थी। इसने अपने ज़ात के साथ एक लंबी जंग लड़ने के बाद ख़ुद को इस मिशन के लिए राज़ी किया था। स्टैंड अप फ़ाहिमा। माँ की ज़ोरदार आवाज़ उसे ख़याली दुनिया से वापस दफ्तर में खींच लाई थी। मेरी टीम तुम्हें हर तरह की प्रोटेक्शन फराहम करेगी। तुम्हें ना तो कोई गोली चलानी है, और ना ही किसी मुल्ज़िम के साथ कोई हाथापाई करनी है। तुम्हें सिर्फ़ एक धंधा करने वाली औरत का किरदार अदा करना है। इसलिए मुझे तुम्हारे चेहरे पर किसी किस्म का खौफ नज़र नहीं आना चाहिए। धंधा करने वाली औरत तो समझती हो ना तुम? वो सवालिया नज़रों से इसे सर से पाँव तक देखने लगा, जो पहले ही माँ की बातें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी। तुम्हें इस तरह का लिबास पहनना होगा जिसमें मैं धंधा करने वाली औरत समझती हूँ सर। फ़ाहिमा ने माँ को टोक दिया था। इससे पहले ही ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इस पर वो माँ के साथ किसी ऐसे गुफ्तगू का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो इसे बाद में अपनी नज़रों में ही गिरा दे। अच्छी बात है फ़ाहिमा कि तुम ये जान गई हो कि तुम्हें क्या करना है। जैक, फ़ाहिमा को साथ वाले रूम में ले जाओ। वहाँ कुछ एक्सपीरियंस धंधा करने वाली औरतें इसको ट्रेनिंग देंगी। मार्क ने तेज़ लहजे में हुक्म दिया था। इसे फ़ाहिमा की तरफ से बाल काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या हम किसी और तरीके से इस मिशन को मुकम्मल नहीं कर सकते सर? मार्क को टेबल से दूर जाता देखकर फ़ाहिमा ने अपनी राय दी थी, जिसको सुनकर मार्क के कदम वहीं जम गए। आप यहाँ सिर्फ धंधा करने वाली औरत के किरदार के लिए आए हैं, इसलिए मशवरे देने की बजाय अपने काम पर फोकस करें। माँ का तंद लहजा सुनने के बाद फ़ाहिमा में मज़ीद कोई बात करने की हिम्मत नहीं रही थी। वो कांपती टांगों के साथ जैकब के पीछे पीछे चलती दूसरे रूम में चली गई, जहाँ कुछ पाकिस्तानी और भारतीय ख़वातीन जो शक्ल से ही जिस्म फरोश नज़र आती थीं, फ़ाहिमा का इंतज़ार कर रही थीं। क्या तुमने कभी पान खाया है लड़की?
एक अधेड़ उम्र की औरत ने फाहिमा के गिर्द घूमते हुए सवाल किया। नहीं। वो मुख्तसर सा जुमला बोली। सिगरेट? नहीं। शराब वगैरह तो पी होगी कभी? नॉट एट ऑल। फाहिमा ने इस बार सख्त लहजे में जवाब दिया था। तुम्हें अपनी इंग्लिश और अपने गुस्से दोनों पर काबू रखना होगा, और यही तुम्हारा पहला सबक है लड़की। एक और भारी आवाज़ वाली खातून इसके करीब आई थी। तुम्हारा साइज़ क्या है लड़की? व्हाट यू मीन बाय दिस? फाहिमा का चेहरा एकदम जर्द हो गया था। तुम अपना पहला सबक भूल रही हो लड़की। इंग्लिश और गुस्से पर काबू पाओ। प्रोफेशनल औरत ने अपने बात पर जोर दिया था। फाहिमा, ये सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैकब फाहिमा की हालत को भांप चुका था। अभी से घबराओगी तो आगे कैसे जाओगी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चमक चलो। वो सब ज़ोर से फाहिमा पर हंसने लग गईं, जिनके कहकहों की आवाज़ सीधा इसकी समाअत से होते हुए इसके दिमाग पर असर कर रही थी। ये हंसी सिर्फ एक हंसी नहीं बल्कि एक तीर था जो इससे बचपन से ही चुभता आ रहा था। महानूर की तरह वो ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही चालाक। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हर जगह लोग इसकी मासूमियत पर सिर्फ हंसते ही थे। वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा थी। यूनिवर्सिटी की लायक तरीन स्टूडेंट, हकीकी दुनिया की वो बैक बेंचर थी जिसको नकल लगाने का ढंग से नहीं आता था। चमक छल्लो, कितने मर्दों के साथ बिस्तर की जीनत बन चुकी हो। फाहिमा ने जब्त करते हुए खामोशी से इनकार में सर हिला दिया था। क्या छलान बनेगी तू? कुछ पल्ले तो है नहीं तेरे। वो तंजिया अंदाज में नाक चढ़ाते हुए बोली थी। एक्सक्यूज़ मी, ये छलान वलान तुम होगी, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ, समझी तुम सब? वो तो नज़र आ रहा है लड़की, चल शाबाश, अपने शर्ट निकाल। फाहिमा ने अपने तरफ बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया था। वो एकदम सहम गई थी। ये क्या हरकत कर रही हो तुम सब? इससे पहले कि फाहिमा की आंखों से आंसू टपकते, जैकब इसको बचाने के लिए फौरी पहुंच आया था। ये क्या कर रही हो तुम सब? इस तरह तो वो पागल हो जाएगी। कूल डाउन सितारा भाई, कूल डाउन। जैकब इन सब को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा था। तुम लोग सिर्फ ये इमेजिन करो कि ये बिल्कुल नई लड़की है। अब वो इतनी बच्ची नहीं है कि इसे प्रोफेशन का ड्रेस कोड समझना चाहिए। तुम लोग सिर्फ इसको एक प्रोफेशनल लड़की की तरह बात करना सिखाओ कि ये किस तरह किसी क्लाइंट की तवज्जो हासिल कर सकती है। ये तो हमको नहीं मालूम कि किस तरह ये तवज्जो हासिल कर सकती है। वहाँ और भी लड़कियाँ होंगी। इतनी तो ये माधुरी दीक्षित नहीं है कि जो इसको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। तो तुम किस काम की हो फिर? इसलिए तो तुम सबको यहाँ लाए हैं कि इसे सिखाओ। इसको बोलो जो हमसे पूछना है पूछ लो, हम जवाब दे देंगी। यार, जैकब ने बेबसी से माथे पर हाथ मारा था। जैकब ही इसे लंदन से इस्तांबुल तक लाया था और आगे भी इसके साथ जैकब को ही रहना था। इतना तो वो जान ही गया था कि इस मामले में ये लड़की बिल्कुल ज़ीरो है। अगर इसे कुछ पूछना आता होता तो वो जुमला नामुकम्मल छोड़ते हुए फाहिमा की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जिसकी आंखें अब नम हो चुकी थीं। जैकब इसे तसल्ली देना चाहता था, मगर चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर पाया। सितारा भाई, तुम लोगों को जो भी आता है वो बता दो। फाहिमा इस पोजीशन में नहीं है कि तुमसे कुछ पूछे। मेरे ख्याल से जो भी मर्द लोग कोठे पर आता है, इसे रवायती शर्मीली लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं होती। सितारा कुछ देर सोचने के बाद मुखातब हुई थी। इन्हें बेबाक लड़कियां पसंद होती हैं जो सामने से इनको चैलेंज दें या कुछ ऐसा करें जो मर्द को लगे कि इस सवाली में कुछ ख़ास है। अब फाहिमा ऐसा क्या करे कि रुस्तम तमाम लड़कियों से सिर्फ फाहिमा का ही इंतखाब करे? जैकब तजस्सुस से सितारा को सुन रहा था। ये तो मेरे को नहीं मालूम। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा कर दे कि जो इसकी मर्दानगी पर सवालिया निशान बने तो वो पक्का इसका ही इंतखाब करेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन? और ये कि इसको सिगरेट पीना सीखना होगा और कुछ गालियाँ भी याद करनी होंगी जिनको ये फुल कॉन्फिडेंस से वहाँ बोल सके, फिर ही ये वहाँ सेट होगी।
अगर फ़ाहिमा के बस में होता तो वो इन सब का मुंह तोड़ देती जो इसे बाजारी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इसके बस में होता तो वो यहाँ होती ही क्यों थी वो यहाँ। एक PhD स्कॉलर लड़की एक जिस्म फरोश औरत बनने की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए ले रही थी कि वो इसकी बहन महनूर इस दलदल से निकल कर वापस जा सके। हालांकि फ़ाहिमा के लिए वापस पाकिस्तान जाना आसान नहीं था। फ़ारस का सामना करना आसान नहीं था, जिसने दर्जनों बार फ़ाहिमा को मादियत परस्त दुनिया से दूर रहने की तलकीन की थी। वो अगर तब अपने लिए स्टैंड लेती तो आज नीम बरहना बदन के साथ एक जिस्म फरोश के किरदार के लिए ख़ुद को तैयार नहीं करवा रही होती। मगर इस पर बचपन से ही माहा की मर्ज़ी चलती थी, क्योंकि सबको लगता था कि फ़ाहिमा सिर्फ़ एक किताबी कीड़ा है जो माहा की तरह ना तो क्रिएटिव माइंड रखती है और ना ही इतनी अकल कि अपना अच्छा बुरा जान सके। अब मेरा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है फ़ाहिमा, प्लीज़ सब ध्यान से करना, कुछ गलत मत कर देना। फ़ाहिमा के लिए ये एक नॉर्मल मैसेज था, इसलिए इसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी हफ्ता भर की वाहियात ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी। आज फाइनल मीटिंग के बाद इसे इस मिशन के लिए निकलना था। वो आईने के सामने खड़ी मुख्तसर से लिबास में ढके अपने बदन को गौर से देख रही थी। इस वक्त इसे इस ड्रग डीलर से ज़्यादा खौफ खुद से महसूस हो रहा था। अगरचे वह पाकिस्तान से बरतानिया जैसे आज़ाद ख़याल मुल्क में शिफ्ट हुई थी, मगर इतना मुख्तसर लिबास इसने कभी ज़ेब तन नहीं किया था। जब इंसान के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ का खौफ ख़त्म होता है तो इस काम के लिए इस खौफ की जगह एतमाद ले लेता है। खौफ का बुनियादी तौर पर कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ़ ख़ुद एतमादी की कमी का नाम है। और फ़ाहिमा को भी सिर्फ अपने इस मुख्तसर लिबास के साथ अपने चाल ढाल और अंदाज में ख़ुद एतमादी पैदा करनी थी। वो कुछ ज़रूरी सामान हैंड बैग में रखने के बाद कमरे से बाहर निकली तो जैकब इसी के इंतज़ार में खड़ा था। फ़ाहिमा ने जब उसे देखा तो उसकी नज़रें फ़कत इसके चमकते बदन पर ही मरकूज़ थीं। जैकब और फ़ाहिमा एक दूसरे को सिर्फ इतना ही जानते थे कि कबीर ने फ़ाहिमा को लंदन में जैकब के सुपुर्द किया था। जैकब एक तरकश नौजवान था और इस मिशन में किसी भी एमरजेंसीज़ में फ़ाहिमा को दरकार पहली मदद जैकब ने ही फराम करनी थी। वो दोनों इंस्पेक्टर माह के कमरे की तरफ चले गए। तुमने अपनी बहन की पिक्चर्स देखी हैं माहा? इंस्पेक्टर मार्क ने कमाल कर दिया। कोई नहीं पहचान सकता कि मुख्तसर लिबास में मलबूस ये लड़की वही फ़ाहिमा है। कबीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ माहा की तरफ देखकर मुखातब हुआ था, जो कबीर की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। अब तो वो तुम्हारा काम कर रही है कबीर, तुम्हें अब मुझे तलाक दे देनी चाहिए। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? माहा मेरी जान, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भूखा मर जाएगा। घास ने घोड़े का थोड़ी कुछ बिगाड़ा था। इसके कहे की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। 1 महीना हो गया है कबीर, तुम्हारे साथ मेरा निकाह सिर्फ 1 दिन की कमिटमेंट थी, मगर तुम अपने वादे से मुकर गए हो। माहा, तुम्हें पता है कि जब हम किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना मज़ा आता है, और यही मज़ा तब अज़ियत बन जाती है जब कोई दूसरा हमें इस्तेमाल करता है। धोखा कितना तकलीफ़ दे होता है, इसका अंदाज़ा धोखा खाकर ही होता है मेरी जान। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था कबीर, तुम मुझसे निकाह करने से पहले सब जानते थे कि ये निकाह सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है। तुम्हारे लिए ये फ़ॉर्मेलिटी होगी माहा, कबीर के लिए ये एक मुकम्मल निकाह है और तुम मेरी बीवी हो। वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपनी बात पर जोर दिए रहा था। क्या ये कम है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साबका शोहर को भी तुम्हारी नज़रों के सामने इस घर में रखा हुआ है? भला कौन करता है ऐसा माहा? वो सर्द लहजे में सवाल करता हुआ बिस्तर में लेटी माहा के चेहरे पर झुक गया। ये तुम इस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो कबीर, तुमने सिर्फ इसे अज़ियत देने के लिए इस घर में रखा हुआ है। अज़ियत? कैसी अज़ियत माहा?
अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखने की अजियत। छी छी छी, कितना गलत सोचती हो तुम। मैं कोई गैर मर्द थोड़ी हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ, और इसने खुद हम दोनों का निकाह करवाया था। हाँ, इसने खुद करवाया था, मगर इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने बेगैरत निकलोगे, जो दोस्त बनकर इसकी बीवी पर ही काबिज़ हो जाओगे। माह के मुंह से अपने लिए लफ्ज़ बेगैरत सुनकर कबीर का चेहरा एकदम लाल हो गया था। इसने अपने हाथ से इसके होंठों को मरोड़ते हुए एक तरफ को खींच दिया। निकाह किया है मैंने तुमसे माहा बेगम, निकाह, समझी तुम? ऐसा घटिया लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी सांसें पी जाऊंगा। वो इसे बिस्तर पर धकेलते हुए उठ गया था। और हाँ, अपनी इस बहन को समझा देना कि जैसे भी करके इस मिशन को हर सूरत मुकम्मल करे। मुझसे अब इस छोटी पोस्ट पर मज़ीद काम नहीं होता। वो हुक्म देता हुआ वाशरूम की तरफ निकल गया था। तुम्हें इस ड्रेस में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी फ़ाहिमा। अगर तुम चाहो तो ख़ुद को ढांप सकती हो। अपनी जैकेट फ़ाहिमा की तरफ बढ़ाते हुए मार्क ने प्रोजेक्टर स्क्रीन को ऑन कर दिया था, जहाँ इस्तांबुल के कुछ बाज़ारों को हाईलाइट करने के साथ एक दराज क़द नौजवान की तस्वीर नज़र आ रही थी। मेरा नाम अरहाम रसल है और मैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ। तुम्हारी तरह मेरी माँ भी 35 साल पहले पाकिस्तान से लंदन आई थी, जहाँ इसने एक ब्रिटिश क्रिश्चियन रिचर्ड सल से शादी की। जब मैं कॉलेज गया तो हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछता था कि अरहाम के साथ एक क्रिश्चियन नेम क्यों। तो इस सारे झंझट से जान छुड़ाने के लिए मैंने मिस्टर अरहाम रसल ख़ान को मार्क कर लिया। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हल्का सा ज़ेर लब मुस्कुराया। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेशक मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मगर मैंने इस कल्चर को बहुत पढ़ा है। इस वक्त तुम्हारी जो हालत है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। किसी भी नॉर्मल लड़की के लिए ये सब एक डरावने ख्वाब की मानिद है, मगर अब यही हकीकत है कि तुम एक जिस्म फरोश बनने वाली हो। अगर तुम चाहो तो इस मिशन को अभी छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि अब से कुछ देर बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मार्क इसे जाने की ऑफ़र देते के बाद कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोश हो गया था। क्या कोई मुझसे बेहतर ऑप्शन मिल गई है इंस्पेक्टर? वो चाहते हुए भी इनकार नहीं कर पा रही थी। पिछले एक हफ्ते में जितनी ज़हनी अजियत इसने झेल ली थी, इसके बाद वापस जाकर माहा से मज़ीद सलवातें सुनना यकीनन एक ख़राब ऑप्शन था। फ़ाहिमा के जवाब ने इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट पैदा की। यू आर अंडर कवर, लाइफ इज स्टार्ट राइट नाउ। फ़ाहिमा, ये है वो शख्स जिस पर हमें शक है कि इस्तांबुल से यूरोप ड्रग्स और इंसानी आज़ा स्मगल करने वाला रुस्तम शाह यही है। मार्क ने स्क्रीन पर एक तस्वीर को नुमायाँ करके दिखाया था, और ये इस्तांबुल का सबसे मशहूर बाज़ार हुस्न है, जहाँ पर हर रंग व नस्ल के जिस्म फरोश ख़वातीन के कोठे हैं। हमारा टारगेट रुस्तम शाह जिस कोठे पर आता है, इसी कोठे के दलाल के पास जैकब तुम्हें छोड़ आएगा। तुम्हें वहाँ जाने के बाद रुस्तम शाह का इंतज़ार करना है। वो कितने दिन बाद आता है ये हमारी किस्मत है, मगर जब वो आए तो तुम्हें ये बात 100% श्योर करनी है कि वो सिर्फ़ तुम्हारा ही इंतखाब करे। इसके साथ जाने के बाद तुम्हारा पहला टारगेट सिर्फ यही है कि तुमने किसी तरह इसकी पहचान कंफर्म करनी है कि क्या वो वाकई ही रुस्तम शाह है। तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज मिलते ही मेरी टीम वहां पहुंच जाएगी और हम रुस्तम शाह को फौरी गिरफ्तार कर लेंगे। फ़ाहिमा पूरे गौर से इसकी बातें सुन रही थी। सबसे अहम बात, तुम एक अंडरकवर एजेंट हो। ये बात सिर्फ जैकब और हम दोनों तक महदूद रहेगी, और इस बात को यकीनी बनाना रुस्तम शाह को पकड़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो कि जिस भी अंडरकवर एजेंट ने ख़ुद को एक्सपोज किया, अगले ही लम्हे गोली उसका मुकद्दर बनी। तुम्हारे इर्द गिर्द पूरे बाज़ार में मेरी टीम के बहुत से मेंबर्स हर वक्त होंगे।
जो ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद ही तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। तुम्हारा मोबाइल हर वक्त मेरे ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अटैच होगा, जिससे हम तुम्हारी लोकेशन बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से तुम्हारा मोबाइल बंद हो जाए तो तुम्हारे हैंड बैग में एक डॉग विसल है, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रखती है कि कोई भी इंसानी कान इसे नहीं सुन सकता। जैसे ही तुम इस विसल को बजाओगी, मेरी गाड़ी में नस्ब ट्रांसलेटर इस विसल को रिसीव करके मुझे मोबाइल पर सिग्नल देगा, जिससे हमें तुम्हारी मुकम्मल लोकेशन पता चल जाएगी और मेरी टीम अगले 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। तुम्हारा पहला टारगेट रुस्तम शाह को अपने साथ जाने पर मजबूर करना और दूसरा टारगेट इसकी पहचान करने के बाद हमें सिग्नल देना है। मार्क ने मीटिंग मुकम्मल करते ही वो जैकब के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी, जो इसकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला था।